अब हम उन कुछ घटनाओं पर आते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे अमेरिका अपनी वर्चस्वता को स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा था। और उन घटनाओं में आपके अध्याय में पहली घटना है प्रथम खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। खाड़ी मतलब बे। अब देखिए नक्शे में, फिर देखिए इराक कहाँ है। जो पूर्व में नक्शा देखा है उसी को फिर यहाँ मैं लगाया हूँ। इराक की स्थिति देखिए, इराक बनाम अमेरिका की स्थिति देखिए, और इराक बनाम भारत की स्थिति देख लीजिए। इराक के ठीक नीचे कोने पर पर्शियन गल्फ को छूता हुआ और इराक की सीमा से लगा हुआ ये देश आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं कुवैत। क्या कहते हैं? कुवैत। 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला करके उसको कब्जा कर लिया। क्या कारण है इनको हम इस पे हम नहीं जाते। आपके लिए यह विषय इस बात से शुरू होता है कि इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, और कुवैत पर कब्जा करने का यदि हम एक मुख्य कारण देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो वहाँ कुवैत जो है पेट्रोल का अपार भंडार है, पेट्रोलियम का, तो इराक की नज़र उस पर भी थी, और कुवैत कुछ हद तक विरोधी भी था इराक का। तो इन दोनों कारणों के मद्देनज़र इराक ने कुवैत पर हमला किया बड़ी तेज़ी से, और उस पर कब्जा किया और उसको अपना कब्जा जमा लिया। ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी। 1990 की घटना है। सोवियत संघ टूटा भी नहीं था, लेकिन सोवियत संघ टूटने की कगार पे था, और अमेरिका को मालूम था कि सोवियत संघ अमेरिका के किसी भी प्रयास को चैलेंज नहीं कर सकता, उसका विरोध नहीं करेगा। इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ पे दबदबा बनाया कि इराक पर हमला किया जाए, और राष्ट्र संघ ने कुवैत पर हमला करने की अनुमति दे दी ताकि कुवैत को स्वतंत्र किया जा सके, कुवैत को मुक्त किया जा सके। जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, उद्देश्य अच्छा था। कैसे एक देश दूसरे देश पर ऐसे ही हमला करके उसे कब्जा कर सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति तो दी, लेकिन यह अनुमति अमेरिका के दबाव में थी। अमेरिका ने इस पर दबाव बनाया था क्योंकि अमेरिका का खुद का स्वार्थ इसमें कुछ निहित था, और उसने इसको नई विश्व व्यवस्था नाम दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO। मुक्त कराने के बाद की स्थिति जो बनेगी वह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएगा, ऐसा अमेरिका ने कहा। और अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रयास में एक कंबाइंड फौज का नेतृत्व किया। कंबाइंड फौज में कितने देशों की सेना थी? 34 देशों की सेना। याद रखेंगे अगस्त 1990 की घटना है, सोवियत संघ का विघटन उस समय नहीं हुआ था, और अगस्त 1990 में इराक ने हमला करके कुवैत पे कब्जा कर लिया था। सोवियत और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे गलत माना, इराक के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया यह निर्णय गलत माना, और उसने अमेरिका को अनुमति दी कि एक जॉइंट फोर्स के माध्यम से हमला किया जाए और स्वतंत्र किया जाए। उस जॉइंट फोर्स का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। 34 देशों की मिली जुली सेना, जिसमें अधिकतर नाटो देश के फौजी थे और कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य देशों के फौजी भी थे। दिखाने के लिए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज थी, पर सच्चाई तो ये है अमेरिका ने अपने प्रभाव से एक तरीके से ये सेना अपने निर्णय पर बनाई, और 34 देशों की कितनी सेना, 6,60,000 सैनिक उसने इराक पर झोंक दिए। इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त किया। सैनिकों की संख्या कितनी? 6,60,000। कितने देश? 34 देश। किस पर हमला? इराक पर। किस लिए? कुवैत को स्वतंत्र करने के लिए। लेकिन ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से किया गया। ये लड़ाई जो कहलाती है उसे कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या कहते हैं?
प्रथम खाड़ी युद्ध, पहला खाड़ी युद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को, जैसा मैंने कहा, ये मूलतः एक तरीके से अमेरिकी सैन्य अभियान था। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने सबसे पहले इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे पराजित किया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम खाड़ी युद्ध वर्षकाल 1990, याद रखेंगे। यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को, सैन्य अभियान को, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। समझने की कोशिश करिए, प्रथम खाड़ी युद्ध का हिस्सा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का जो अभियान था, सैन्य अभियान, उसे कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट माने रेगिस्तान, मरुभूमि, और स्टॉर्म माने तूफान। मरुभूमि में जो सैनिक ऑपरेशन किया गया, जो तूफानी था, शायद इसी से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हम याद रख सकते हैं। ये एक तरीके से इसे, वास्तव में तो ये अमेरिकी अभियान ही था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्चस्वता थी उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अमेरिका का दबाव और अमेरिका का एकाधिकार एक तरीके से विश्व की राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित था, और इसलिए ये जो सैन्य अभियान था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कहने को तो यूएनओ के द्वारा था, पर वास्तव में ये अमेरिकी सैन्य अभियान था। एक अमेरिकी जनरल इस अभियान के मुखिया थे और 34 देशों की सेना में 75% सैनिक अमेरिकी थे। बाकी 25% सैनिक अन्य देशों से ले लिए गए थे, केवल ये बताने के लिए कि यह एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का अभियान है, अमेरिका का नहीं। हालांकि ईरान के जो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, उनका ऐलान था कि ये जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, 100 जंगों की एक जंग। लेकिन दुर्भाग्य की इराकी सेना बहुत जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने को भी मजबूर होना पड़ा। इस अभियान को, जैसा मैंने बताया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट मरुस्थल और स्टॉर्म माने तूफान, जैसा मैंने बताया पहले। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता में अमेरिका से बहुत बहुत पीछे हैं। मैंने कहा ना, जब कारणों का जिक्र किया था अमेरिकी वर्चस्वता के कारण, तो उसमें मैंने एक बिंदु बताया था कि अमेरिका शक्ति प्रदर्शन पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि उसका मानना था कि जितनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे अन्य देश उतने ही घबरा जाएंगे, भीरू हो जाएंगे, अमेरिका के दरवाजे खटखटाएंगे और उसके सारे आदेशों का पालन करेंगे, करबद्ध तरीके से पालन करेंगे। तो ये शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था, और इस लड़ाई में अमेरिका ने 6 लाख से ज़्यादा फौज को जो झोंका, उसको दिखाने का उद्देश्य था प्रदर्शन। और ये बात साफ कर दिया अमेरिका ने कि हम अन्य देशों से, दुनिया के किसी भी देश से सैनिक क्षमता में बहुत आगे हैं। और इस लड़ाई का दूसरी बात ये हुई, अमेरिका ने अपने प्रौद्योगिकी प्रभाव को भी दिखाया। प्रौद्योगिकी प्रभाव यानी आईटी, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी वो कितना आगे बढ़ गया है, इस बात का प्रदर्शन भी उसने कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का उपयोग किया, जो स्मार्ट बम कहलाते हैं, और इसीलिए इस लड़ाई को कंप्यूटर की लड़ाई कहा जाता है। कंप्यूटर युद्ध क्या कहा जाता है? कंप्यूटर युद्ध। ये लड़ाई जो है, आप लोग उस समय के वीडियोज़ यदि देखें उस लड़ाई के, तो आप पाएंगे कि ये जो लड़ाई थी उसको लाइव कवरेज किया गया था। लाइव कवरेज यानी युद्ध के क्षेत्रों में पत्रकारों ने जा जाकर चलती हुई लड़ाई को दुनिया भर के देशों के टेलीविज़न पर प्रदर्शित किया, और लड़ाई के मैदान में चल रही लड़ाई को हम लोगों ने अपने अपने ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठकर देखा है।
आप कल्पना कर सकते हैं, लड़ाई कहीं हो रही है और दुनिया भर के देश, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक उस लड़ाई को क्षण दर क्षण देख रही है लाइव। ये पहली बार संभव हुआ था। और ये किसने संभव किया था? अमेरिका ने। अपने तकनीकी ज्ञान, अपनी प्रौद्योगिकी का प्रभाव दिखाने के लिए उसने इसे किया और इसीलिए इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। टेलीविज़न पे इस को दिखाने के बाद वीडियो गेम वॉर शुरू होगा। वीडियो गेम वॉर मतलब अब इसके बाद शुरू होता है ऐसे वीडियो गेमों का निर्माण जो आज इतना प्रचलित है, जिसमें युद्ध और युद्ध और युद्ध के ही वो गेम्स, युद्ध की लड़ाइयों के ही वीडियोस बनाए गए हैं और बच्चे और आप लोग, बहुत लोग इसमें खेलते हैं। तो ये जो सारे दृश्य लिए गए, ये इराक की लड़ाई से, इराक कुवैत या प्रथम खाड़ी लड़ाई से लिए गए। ये वो लड़ाई है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ख्याल रखेंगे, इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यदि हम बात करें कि अच्छा, फिर उसके बाद ये लड़ाई में अमेरिका ने विजय पाई और उसके बाद अमेरिका ने बहुत मुनाफा कमाया, बहुत प्रॉफिट कमाया। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया भर में लाइव रिकॉर्डिंग शो की। लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने का फ़ायदा उसको टेलीविज़न राइट्स या कंपनी से मिला, ये तो अलग बात है। और अमेरिका ने, ऐसा कहा जाता है कि जितना उसने खर्च नहीं किया इस लड़ाई में, उससे ज़्यादा उसने कमाया, उससे ज़्यादा उसने उगाहा। जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरब से, इन लोगों ने उसे भरपूर पैसा दिया इस लड़ाई में सुनिश्चित करने के लिए कि सद्दाम हुसैन पराजित हो, कि कुवैत स्वतंत्र हो, कि वहाँ के जो पेट्रोल के जो भंडार हैं उस पर उनका कब्जा हो। तो एक बार हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखें कि इसके क्या कारण थे, युद्ध के कारण। नंबर 1, सबसे बड़ा कारण इराक के द्वारा कुवैत पर कब्जा। ठीक, इराक के द्वारा कुवैत पर कब्जा, ये सबसे बड़ा कारण पहली खाड़ी के युद्ध का या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। दूसरा कारण क्या बोल सकते हैं? बड़ा रोचक है। दूसरा कारण है अमेरिका के स्वयं की इच्छा। अमेरिका तो जब तक मौका देख रहा था कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कब और कहाँ और कैसे करे। अमेरिका तो जब तक मौका देख रहा था कि उसने जो तकनीकी प्रगति की है उसका दुनिया में प्रदर्शन कब कहाँ करे। वो तो उसके लिए बड़ा लालायित था, आतुर था। ये मौका मिल गया। तो दूसरा कारण हम मान सकते हैं कि अमेरिका के स्वयं की तीव्र इच्छा ने भी प्रथम खाड़ी युद्ध का निर्माण किया। तीसरा कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, सोवियत संघ का पतन। यदि सोवियत संघ रहता, यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, तो संभव है कि अमेरिका शायद ऐसा कदम नहीं लेता कि वो कुवैत पर या इराक पर हमला करे, क्योंकि सोवियत संघ एक लगाम लगाने का काम कर रहा था। सोवियत संघ सतत विरोध करते हुए अमेरिका की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था, पैनी नज़र, उसको लगाम लगाने का कार्य करता था। खाड़ी युद्ध के कारणों का जिक्र करें तो चौथा कारण क्या है बताइए? ये सब कारणों को हमने, इसके कारणों की चर्चा कर ली है, सभी कारणों की बात हो चुकी है, चाहे वो नक्शों का अध्ययन करते समय मैंने बताया हो, चाहे उसके बाद पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए मैंने बताया हो। तो अब आपको हम क्या कर रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं अनाज से चावल और बुरादा अलग अलग करने का काम, ये जानने का काम कि इनमें से कौन सा बिंदु किस चीज़ के लिए उपयोगी है, किस प्रश्न के लिए उपयोगी है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण बताएं, तो उसका चौथा कारण है, जिसका जिक्र हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता। असफलता का मायने क्या है? उसका कमज़ोर होना। असफलता के मायने ये हैं उसका अमेरिका के दबाव में आ जाना। असफलता के मायने हैं कि उसके द्वारा स्वतंत्र निर्णय न ले पाने की कमज़ोरी। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमज़ोरी थी, जैसे सोवियत संघ का विघटन, उस सोवियत संघ के विघटन से एक बड़ा विरोध अमेरिका का ख़त्म हो गया, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के कमज़ोर होने से भी दूसरा और अंतिम विरोध भी समाप्त हो गया था। तो ये हुआ कारण। परिणाम क्या रहे? परिणामों का भी हमने जिक्र कर लिया है। पहला परिणाम
कुवैत स्वतंत्र हुआ। ठीक, कुवैत स्वतंत्र हो गया। दूसरा परिणाम, अमेरिका के वर्चस्व स्थापित हो गया। अभी तक अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका महाशक्ति महाशक्ति है, ये सुना था। पर पहली बार देखा गया, पहली बार महसूस किया गया कि अमेरिका की ताकत अतुलनीय हो चुकी है। अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता और वास्तव में विश्व अब एक ध्रुवीय हो चला है। तो इस युद्ध में विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये तो दूसरा परिणाम। तीसरा परिणाम, अमेरिका स्वयं जितना युद्ध में इसने खर्च नहीं किया उससे ज़्यादा उसने मुनाफा कमाया। क्या कमाया? मुनाफा। मैंने बताया आपको, मुनाफा उसने बहुत कमाया। चौथा परिणाम कि इस युद्ध में जो मिडिल ईस्ट के देश थे अभी तक, वो एक तरीके से अपने एकता की बात करते थे, अरब एकता का नाम देते थे। अरब वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड, जिसका नेतृत्व हम कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात कर रहा था, उसमें इराक, कुवैत, यमन, अदन, ईरान ये शामिल थे। और ऐसा माना जाता था, ये लोग ऐसा प्रदर्शित करते थे मानो ये लोग सब एक हैं, यूनाइटेड हैं, और इसलिए हम लोगों से बच कर रहो, ऐसा इस दुनिया का कहना था, अरब वर्ल्ड का। अरब वर्ल्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, जहाँ पे इस्लाम धर्म का बोलबाला है। तो इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया कि हम लोग सब एक हैं और ऐसा जो महसूस करा रहे थे, वह सब गलत निकला। ये भ्रांति निकली। ये जो ऐसा अरब एकता की भ्रांति को इस लड़ाई ने तोड़ दिया, स्पष्ट कर दिया कि ये मात्र एक फीलिंग है, एक विचार है और गलत है। क्योंकि जब यहाँ पे इराक पर हमला हुआ, कुवैत पर हमला हुआ, तो कोई अन्य अरब देश अमेरिका के विरोध में सामने नहीं आया। इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 देशों ने अपनी टुकड़ी भेजी, यानी 8 देशों ने नहीं भेजी। किसके पक्ष में? इराक के पक्ष में। वैसे तो 20 देश हैं, देखिए 20 देश दिख रहे हैं, और ये सारा इस्लामिक देश हैं, और अरब एकता की बात करते थे, एक अपना गुट बना के रखा था और ऐसा प्रदर्शित करते थे मानो ये सब एक हैं। लेकिन ऐसा जब धरातल पर, जब असली बात आई, युद्ध की बात आई, तो देखा गया कि ले दे के वो भी बड़े बमुश्किल 12 देश इराक के साथ आए, बल्कि 11 देश, इराक स्वयं एक उसमें से था, बाकी 8 देश उन्होंने इस पक्ष में युद्ध में शामिल होने से नकार दिया, जो भी कारण रहे हों। तो अरब एकता का जो भ्रांति थी, जो दिग्भ्रम था, वो गलत साबित हुआ। अगला परिणाम क्या? यद्यपि ये युद्ध तो फरवरी 91 में ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ? फरवरी 91 में। लेकिन इराक पर अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध, बहुत सारे सैनिक प्रतिबंध, और ऐसा प्रतिबंध जो उसने लगाया फरवरी के बाद, वो कई वर्षों तक जारी रहे। परिणाम कि इराक अलग थलग पड़ गया, इराक कमज़ोर हो गया, आर्थिक दृष्टि से उसका बहुत गिरावट हुई। उसका जो पेट्रोल था, उसका जो तेल का भंडार था, उसके ग्राहक कम हो गया। तेल के भंडार के बल पर इराक की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और टिकी हुई थी। तेल की बिक्री जो विदेश में करता था, तेल का उत्पादन और उसकी बिक्री इतना करता था कि उसी के बल पर इराक की अर्थव्यवस्था थी। अब प्रतिबंधों के कारण इराक के तेल की मांग विदेश में कम हो गई। मांग कम हुई तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया। उत्पादन कम करने के कारण उसकी आय भी गिरी और इराक की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, शोचनीय हो गई। ये अगला कारण, अगला परिणाम। उसके बाद अगला परिणाम क्या हुआ? भीषण बमबारी से इराक और कुवैत तहस नहस हो गए। मैंने बताया ना, अमेरिका ने
अपनी आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए ये युद्ध करवाया और उसके प्रदर्शन में उसने कोई कमी नहीं की। जहां 10 बम में काम हो सकता था वहां उसने 20 अलग अलग तरीके के बमों का प्रयोग किया। जहां 10 हवाई जहाज़ों से काम हो सकता था वहां उसने भारी संख्या में हवाई जहाज़ भेजे ताकि सभी का प्रदर्शन हो सके, अपनी ताकत का प्रदर्शन हो सके। परिणाम क्या हुआ? भीषण जान माल की हानि, क्षति। कहाँ? इराक और कुवैत में। अगला परिणाम, इस युद्ध ने साबित कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रौद्योगिकी के मामले में, वैज्ञानिक प्रगति के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, कंप्यूटर के उपयोग में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है, कोसों मील आगे है। सैन्य विशेषज्ञ और पर्यवेक्षकों ने तो इसे कंप्यूटर युद्ध कहा है। क्या कहा है? कंप्यूटर युद्ध। मैंने बताया आपको। और यदि हम अंतिम परिणाम और सोचें तो एक परिणाम और ये सोच सकते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि लोग घर में बैठकर अब युद्ध जैसे दृश्यों को लाइव देखने लगे। गोलियां चलते हुए, फौजियों के मरते हुए दृश्य बड़े कॉमन हो गए थे लोगों के ड्राइंग रूम में। जो CNN चैनल था, उस चैनल ने और कुछ अन्य चैनलों ने अपने पत्रकारों को युद्ध के क्षेत्रों में लगा रखा था। ये पत्रकारों की जीवटता भी प्रदर्शित करता है। तो इसके परिणामों की बात करें तो पत्रकारिता ने एक नया ऊंचाई पाई, पत्रकारिता ने एक नया पैमाना स्थापित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व, कुवैत पर इराक का हमला, इराक की बुरी तरह पराजय और विश्व सोशल ऑर्डर, वर्ल्ड सोशल ऑर्डर, जो अमेरिका ने जो बात की थी, उस ऑर्डर में अब क्या हो गया? जो दुनिया की जो पूरी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो आमूल चूल बदल गई। इस युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र ऐसा देश बचा जिसे सभी लोगों ने बिना किसी चूं चा के स्वीकारा, बिना किसी संदेह के स्वीकारा कि अमेरिका सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, सबसे बड़ी शक्ति है। ये इसके परिणाम थे।